नमस्कार, मैं मनोज सुराजी। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, मर गई ईपीएस 95। आज की वीडियो बहुत जरूरी है आपको देखना, क्योंकि क्या पेंशनर जीत गए हैं। बहुत बार सवाल ये उठता था कि भाई हम यही तो डिमांड करते थे कि ईपीएस 95 को खत्म करो और इसको करेक्ट करो, तो क्या सरकार झुक गई है? ये बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं मैं आपको। सीबीटी की मीटिंग में जो कुछ हुआ है, उसके बाद एक नई योजना लाने की बात हो रही है और ये अप्रैल में उसको लाने की बात हो रही है, जो कि नए कोड से, कंप्लायंसेस से जुड़ी हुई होगी और ईपीएस 2026 की बात हो रही है। तो क्या है ये सब? क्या पेंशनर युद्ध जीत गए? क्या पेंशनर को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी? क्या सरकार ने मान लिया कि ये जो पेंशन की स्कीम थी ये गड़बड़ थी? ये सब चीजों पे बात करूंगा। और मर गई ईपीएस 95, तो क्या पेंशनर को फायदा होगा? इसके बहुत सारे पहलू हैं और इस पहलू में जुड़ा हुआ एक विषय ये भी है कि भाई बंगाल का और बिहार का चुनाव आ रहा है, क्या उसकी वजह से कुछ हो रहा है? और दिल्ली के अंदर धरना है, उसकी विषय की बात करेंगे, पिछली वीडियो बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। इस वीडियो में बहुत गहराई से विश्लेषण करूंगा कि पेंशनर्स अब आप कहां खड़े हो। क्या युद्ध शुरू हो गया है? जैसा कि आपने सुना है कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, तो क्या ये अब यहां भी युद्ध का शुरुआत हो गई है पेंशनर्स की? क्या सरकार डर गई है? क्या आपकी जो शक्ति आपने महाराष्ट्र में चुनाव में नोटा को वोट देके दिखाई, उससे सरकार डर गई है? आखिर हुआ क्या है? मोदी जी के यहाँ एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में क्या हुआ है, मीटिंग में क्या बात हुई है? मेरे पास जो खबरें हैं मेरे सूत्रों से कि मीटिंग में का लब्बो लुआब का था, वो भी मैं बताऊंगा कि आपस में ये बात क्या हो कर रहे हैं, मोदी जी ने क्या बोला और मनसुख मांडविया ने क्या बोला और ईपीएफओ के बड़े अधिकारियों ने आपस में क्या बात हुई। इसका एक अंदाजा भर नहीं, मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो आपको अपडेट कराना जरूरी है। ये वीडियो जरूर देखिए आप और पेशेंस से देखिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में इतना कुछ मिलने वाला है आपको कि आपको शायद समझ में आ जाएगा कि आगे की रणनीति क्या हो। क्या हम लोगों की रणनीति काम कर गई है? हम लोगों को क्या सफलता मिल गई है? क्या पेंशनर खुशियां मनाए? क्या पेंशनर दिवाली मनाए? क्या पेंशनर को होली पर सीबीटी मीटिंग के जरिए शुभ सूचनाएं मिली हैं? या फिर पेंशनर को फिर से एक नया लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाएगा? आखिर सरकार को यह करना क्यों पड़ा कि ईपीएस 95 की जगह ईपीएस 2026 लाने की योजना बनानी पड़ी? क्या हुआ? और सरकार अब क्या बोलेगी जाके मंचों पर? मोदी जी क्या बोलेंगे? क्या जिस तरीके से ईपीएफओ की बुराई हो रही है, ईपीएफओ की जिस तरह से लगातार ईपीएफओ को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और सरकार जो 50 करोड़ लोगों का लक्ष्य रख रही थी कि ईपीएफओ के साथ उन्हें एसोसिएट करेंगे, ये सब क्या फैक्टर्स हैं, इन सब के विषय में बात करेंगे। बात गहराई से होगी पेंशनर्स, और बात दिल से होगी, और बात एक एक पॉइंट पर होगी, और बात तसल्ली से होगी। और ये वीडियो थोड़ी इस मायनों में अलग है कि शायद मैं एडिटिंग टूल का इस्तेमाल करता, कुछ और करता, तो वीडियो बहुत अच्छी तरह से बनती, उसका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता, लेकिन असली मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एनालिसिस करना चाहता हूँ, तो उतना मैं विजुअलाइजेशन, या मेरे पास उतनी बड़ी टीम नहीं है कि मैं विजुअलाइजेशन करके दिखाऊं कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं, मनसुख मांडविया क्या बोल रहे हैं, आपस में ईपीएफओ के अधिकारी क्या बोल रहे हैं, और राजनीति क्या हो रही है, और पेंशनर्स का मुद्दा कहां पर है, और पेंशनर को मतलब पेंशनर कहां पहुंच गया? क्या पेंशनर जीत के मुहाने पर पहुंच गया, या अब पेंशनर्स को 7,500 रुपया या 9,000 रुपया जिस तरह की डिमांड हो रही है, पेंशन बढ़कर मिल जाएगी? ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और तफसील से बात करूंगा आपसे। वीडियो लंबी होती है तो होने दो, आप भी देखना, और देखकर पूरी चीज समझकर और आगे की रणनीति बनाएंगे हम। इसमें हम सरकारों का पक्ष भी जानेंगे, मोदी जी ने क्या कहा वो भी समझेंगे, सरकारी जो ईपीएफओ है वो क्या खेल खेल रहा है वो भी समझेंगे, और हमें क्या रणनीति बनानी है हम वो भी समझेंगे। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप सब कुछ समझ गए तो पेंशनर्स आपको हरा नहीं सकता कोई, क्योंकि आपने कम से कम
सरकार को वहां खड़ा कर दिया जहां के बाद अब लड़ाई की शुरुआत हो रही है। अभी तक तो लड़ाई नहीं थी, अभी तक तो खेल चल रहा था, अभी तक तो कुछ ऐसा गहरा हो ही नहीं रहा था। लेकिन अब जब आपने उस मुहाने पे खड़ा कर दिया है कि भाई दोनों तरफ से अब खेल होगा, तो पेंशनर्स, अगर आप समझदार होंगे, आप होशियार होंगे, आप जागरूक होंगे, आप लामबंद होंगे, तो आप इस लड़ाई को जीत पाओगे। वरना इस लड़ाई को कोई और ही जीत जाएगा, क्योंकि राजनीति भी हो रही है और सब कुछ हो रहा है। बड़े बड़े माइंड लगे हुए हैं, कैसे इतने बड़े बड़े दिमाग लगे हुए हैं, कैसे पेंशनर्स को पेंशन ना दें। उनका बस नहीं चल रहा, वो आपको फूटी कौड़ी ना दें, लेकिन उनको इस समय आपने हरा दिया है। लेकिन ये आपकी जीत नहीं है, ये सरकार की हार हो सकती है। सरकार बैकफुट पर जा रही है, लेकिन सरकार फिर पलट के फायर करेगी और आपको हक और अधिकार से वंचित करने की कोशिश करेगी। लेकिन आपको भी टिके रहना है, मैदान में टिके रहना है। और आप कहते हो कुछ नहीं होता, आपकी इस जागरूकता से, आपके और मेरे तालमेल से हम कम से कम EPS 95 को मारने के कगार पे पहुंच गए। क्योंकि ये स्कीम कुछ नहीं देने वाली थी, ये स्कीम घटिया थी, ये स्कीम लगातार शोषण कर रही थी लोगों का। लेकिन कहते हैं कि नागनाथ आ जाए और सांपनाथ आ जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा। आपने देखा ना, पॉलिटिकल पार्टी में से कांग्रेस चली जाती है तो बीजेपी आ जाती है, बीजेपी चली जाती है तो सपा आ जाए, सपा चली जाए तो बसपा आ जाए, कोई भी आ जाए पार्टी, तो लेकिन पॉलिसी नहीं बदलती। तो क्या EPS 95 के जाने के बाद जो EPS 26 आएगी, 2026 आएगी, क्या वो उसी तरह से होगी कि पॉलिसी वही रहेगी, नियम वही रहेंगे, बस नया कपड़ा पहना दिया जाएगा उसको? बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब आज मैं तफसील से दूंगा। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। इस वीडियो को हम कई हिस्सों में बांट लेते हैं। पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर एक धरना हो रहा है 9, 10, 11 तारीख को जंतर मंतर पर। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं मनोज भाई आप रहोगे क्या? तो मैं तो जंतर मंतर पर ही रहता हूँ, जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं वो आके मिल सकते हैं। क्योंकि धरने में बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, तो वो अपना भाषण करेंगे तो हम भी सुनेंगे उनकी बात। और आप लोग आए मुझसे मिलिए, मैं जंतर मंतर पे रहूंगा। तो अगर आप देश के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो मैं जंतर मंतर पर इन 3 दिनों में अवेलेबल रहूंगा। आप आइए, मुझसे मिलिए, मुझे बताइए और हम आगे की रणनीति तय कर लेंगे क्या होना है। धरने में कुछ लोग शायद मुझे नापसंद करते हो, या कुछ नेता, पेंशनर्स के नेता नापसंद करते हो, तो शायद धरने में ना जाऊं। लेकिन जंतर मंतर बहुत बड़ा है, धरने के बगल में ही आप सबको पता है कि हम कहाँ बैठते हैं, तो आप वहां आके मुझसे मिल सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि इनका धरना सफल हो और इनको सफलता मिले। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, करो या मरो की सिचुएशन है और इस बार आर पार के मूड में ही आपको बात करनी पड़ेगी। और हम लोगों ने आधा काम कर दिया है। हम लोगों ने EPS 95 वाला जो किस्सा था, EPS 95 का जो किस्सा था, उसको खत्म कर दिया है। अब आप इसे EPS 26 को कैसे बेहतर बना पाते हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है। प्रेशर बनाइए, आप देखने के भाव में मत रहिए। आप इसमें, क्योंकि आप मिनिस्टर से मिलते हैं, आप सबसे मिलते हैं, आप इस प्रक्रिया में शामिल हो जाएं। जो नया लॉ बन रहा है, नया कानून बन रहा है, उस प्रक्रिया में शामिल हो जाएं और देखें कोई ऐसा फॉर्मूला फिर से ना बन जाए जो आगे पेंशनर्स के साथ अनजस्टिस कर दे और फिर से मिनिमम पेंशन की बात उठने लगे। क्योंकि मिनिमम पेंशन की बात उठनी नहीं चाहिए थी। अगर सही तरीके से पेंशनर को अपनी वैल्यू मिल जाती, पैसे की वैल्यू मिल जाती या पेंशन की वैल्यू मिल जाती, पेंशन रूपी जो पैसा है उसकी वैल्यू सही मिल जाती, तो शायद ये मिनिमम पेंशन की बात नहीं होती। क्योंकि बहुत कम इसमें से निकल रहा था फॉर्मूले से में से आउटपुट, इसीलिए ये मिनिमम पेंशन की बात हो रही है। वरना मिनिमम पेंशन जैसी कोई चीज की जरूरत ही नहीं थी, अगर लोगों को सही से पेंशन मिले तो। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक न्यूज देना चाहता हूँ। CBT की मीटिंग हुई है
और सीबीटी की मीटिंग में बहुत सारे ऐलान हुए हैं। पीएफ की दरों का ऐलान हुआ कि क्या देंगे, उस पर डिस्कस हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने बता ही दिया आपको कि बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं 1000 रुपए से कम वाले, उनको अपने आप ही वापस पैसा करेगी। तो अपने चेहरा चमकाने की बात ईपीएफओ कर रहा है और ये सब निर्णय इसमें हुए हैं। लेकिन एक बड़ा निर्णय हुआ है। वो बड़ा निर्णय क्या हुआ है कि ईपीएस 95 की जगह एक नई ईपीएस की स्कीम आ रही है, ईपीएस 26। और ये सरकार क्या कर रही है? सरकार ये नहीं कह रही है कि आप लोगों ने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया, आप लोगों ने जिस तरह से आंदोलन किया, या आप लोगों ने जिस तरीके से डरा दिया सरकार को आपके चुनावों में, महाराष्ट्र के चुनावों में, जिस तरह से नोटा को वोट पड़ गया, उससे सरकार डर गई और उसे बंगाल पर और असम पर खतरा मंडराता हुआ नजर आया। तो वो सरकार ये नहीं कहेगी इस वजह से उन्होंने ये स्कीम को बंद कर रहे हैं। सरकार ये कहेगी कि भाई नए कोड हैं, नए लेबर कोड आए हैं, उसके साथ कंप्लायंस करना है, इसलिए हमें नई स्कीम लानी पड़ रही है। ईपीएस 95 उनसे कंप्लायंस नहीं कर पाती, उनके साथ उसका तालमेल नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लाए हैं। तो सरकार कुछ भी कहे अपना बचाए, लेकिन मैं इतना बात बता दूं कि आपने जिस तरीके से राजनीतिक प्रेशर बनाया, ये आंदोलन से 10 साल से कुछ नहीं हुआ। देखिए हमारा सक्सेस रेटियो है। मैं बार बार कहता हूं कि हमने जब मणिपुर की बात की तो सरकार को समझ में आया और मणिपुर में शांति हुई। आपने देखा कितने हमने पत्र दिलवाए मणिपुर से, और मणिपुर में मोदी जी गए। और अब पेंशनर्स आपकी बारी है। मुझे लगता है कि सरकार को समझ में आ गया है कि अब अगर पेंशन बिगड़ गया, पेंशन के नाम पे पेंशनर वोट करने लग गया, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इसलिए सरकार ने अब ईपीएस 95 को, जो एक तरह अनफेयर स्कीम थी, उसको ठंडे बस्ते में डालकर एक नई स्कीम के जरिए आपको लुभाने की कोशिश करेगी। यानी नई बोतल में पुरानी शराब कह लो, ऐसे कह लो, या यही चीज होने वाली है। लेकिन इसके ये हुआ क्यों आखिर? और मोदी जी ने एक मीटिंग की, उसमें क्या हुआ होगा, आइडिया लगा सकते हैं हम। तो मुझे जो आइडिया लग रहा है कि भाई क्या हुआ होगा, क्योंकि इतना डेफिनेट है कि मेरी वीडियोस, मिनी संसद की वीडियोस बड़े बड़े अफसर देखते हैं ईपीएफओ के, और मोदी जी तक भी पहुंचती है, ये मुझे पता है, और वो देखते हैं बराबर। और हम क्यों देखने लगे वो बराबर? क्योंकि हमने जब 11 लाख की चेतावनी दी तो हमने दिखा दिया कि पीएमओ में हजारों लाखों पत्र गए, उसके बाद मणिपुर के हजारों लाखों पत्र गए। तो उसके बाद पीएमओ को समझ में आ गया कि भाई कोई बंदा है या कुछ लोग हैं जो लगातार पीएमओ में भेज रहे हैं, तो उनके नोटिस पर हम आ गए। तो लगातार हम पर मॉनिटरिंग रखी जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा चैनल क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, या आप सब पेंशनर्स क्या कर रहे हो, क्या मेरी बात को आप मान रहे हो। इसलिए लगातार हम मॉनिटरिंग पे जा रहे थे। और जैसे ही महाराष्ट्र के रिजल्ट आए, सरकार में खलबली मची कि होगा क्या। सरकार ने एक मीटिंग बुलाई, क्योंकि मणिपुर में भी ऐसा ही हुआ था, जब खलबली मची तो सरकार ने मीटिंग बनाई। और मुझे लगता है सरकार को अगर सद्बुद्धि आती है तो सरकार, अच्छी बात है, मीटिंग बुलाई। तो मोदी जी ने मीटिंग बुलाई होगी, और मोदी जी ने मीटिंग बुलाई तो मनसुख मांडविया बैठे होंगे, और ईपीएफओ के बड़े बड़े अधिकारी बैठे होंगे, और जो श्रम मंत्रालय के लोग हैं वो बैठे होंगे। तो मोदी जी ने कहा भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हो उसको। तो अब बंगाल और बिहार के चुनाव आने वाले हैं, और अभी आपने महाराष्ट्र के चुनाव में देखा, ये मोदी जी बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में देखा कि किस तरीके से नोटा को वोट चला गया। अभी तक तो ये सब चीजें हमारे फेवर में हो रही हैं, क्योंकि नोटा को वोट जाने से हम जीत जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो नोटा को वोट जाने से हम लोग हार जाएं, और आसाम और बंगाल में ये हो सकता है कि कहीं नोटा को वोट चला जाए और लोग बिगड़ जाएं, तो बीजेपी हार जाए। तो इसके लिए क्या है, क्योंकि पेंशनर नाराज है। पेंशनर राज्य सरकारों से नाराज नहीं है, पेंशनर केंद्र सरकार से नाराज है, पेंशनर हमसे नाराज है। मोदी जी ने ऐसा कहा। इसका सोल्यूशन क्या है? तो मनसुख मांडविया जी उठे, अरे सर मैं मैनेज कर लूंगा, लगातार हम लेटर दे देंगे
पेंशनर्स के नेताओं से हमारी बात होती है, हम बुला लेंगे, मीटिंग कर लेंगे और हम उनको समझा देंगे। और पेंशनर्स के नेताओं का बहुत प्रभाव है मोदी जी, तो वो सबको बता देंगे और सबको वो फिर कर लेंगे और उनको कह देंगे कि बस आने कुछ ही टाइम में हम उनकी पेंशन बढ़ा देंगे। तो इस तरह से खबर चली जाएगी, लिखित में दे देंगे कुछ, तो काम हो जाएगा। अब मोदी जी बोलते हैं नहीं नहीं मनसुख भाई, ये बात नहीं है, आप कई बार बोल चुके हो और हमारी जो इंटेलिजेंस बता रही है, हमारे जो लोग बता रहे हैं, हमारे जो इनपुट बता रहे हैं कि जो पेंशनर्स के नेता हैं उनसे लोगों का विश्वास उठ गया है। बोला बार बार वादे करते हैं और आपसे भी विश्वास उठ गया है, तो लोगों का विश्वास जा चुका है हमारे ऊपर से। तो आप अब बार बार वो गोली दोगे वो चलेगी नहीं। हमें बंगाल और आसाम में नुकसान हो सकता है, मुझे कोई कॉन्क्रीट प्लान दो। क्यों ना, मोदी जी बोलते हैं क्यों ना हम पेंशन दे दें, मिनिमम पेंशन दे दें, क्या दिक्कत है देने में, हमारे पास तो बहुत पैसा है, डिफेंस पे भी खर्च कर रहे हैं, नई नई योजनाएं लाते हैं और ये सब कुछ करते हैं, तो हमारे पास बहुत पैसा है, दे देते हैं, क्या दिक्कत है। ऐसा मोदी जी बोलते हैं। तो उधर से कुछ लोग बोलते हैं, उठ के खड़े होके बोलते हैं, कोई और जो नेता हैं वो उठ के खड़े होते हैं, जो मीटिंग में रहे होंगे, वो कहते हैं अरे मोदी जी क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे कैसे दे दें आप, फिर आपको मसीहा कौन कहेगा, आप जब नई नई योजनाएं ला रहे हो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। जो आप इलेक्शन के समय में फ्री बीज बांटते हो, जो नई योजना लाते हो, जो पेंशन दे देते हो किसी को, कोई दीदी वाली योजना, कुछ इन सब योजनाओं के लिए पैसा चाहिए और पैसा तो इसी फंड से ऐसे में से ही निकाला जाता है। अगर आप इनको इनका पैसा दे दोगे तो फिर आपको मसीहा कौन कहेगा, आपको इतना दानवीर कौन कहेगा मोदी जी, आपकी तो राजनीति ही पर ही दिक्कत आ जाएगी। इधर से फिर मोदी जी बोलते हैं अरे भाई तो इनको दे देंगे तो ये भी तो हमें वोट कहेंगे, देंगे पेंशनर्स को दे देंगे। फिर से वो नेता बोले मोदी जी ये आपको मसीहा नहीं मानेंगे, अगर आपने पेंशनर को पेंशनर का पैसा दे दिया मोदी जी, तो पेंशनर तो ये कहेगा उसके हक का पैसा मिला है, आपने एहसान थोड़ी ना किया है। लेकिन अगर इन पेंशनरों का बचा हुआ पैसा आपने अन्य लोगों को दे दिया तो वो आपका एहसान मानेंगे, आपको वोट देंगे। इसलिए आपको समझना चाहिए कि आप पेंशनर को पेंशन का पैसा ना दें। मोदी जी फिर बोलते हैं अरे भाई अगर ऐसा हो गया तो पेंशनर हमसे नाराज हो जाएगा, हमें वोट नहीं देगा, हम और कहीं नोटा को डाल दिया या विपक्षी पार्टी को डाल दिया तो हमारे तो नुकसान हो जाएगा। तो फिर से मनसुख जी बोले अरे सर वो तो मैं मैनेज कर लूंगा, मेरे पास बहुत सारे नेता हैं, मैं उनको समझा दूंगा, ऐसे ऐसे एक बार फिर पेंशनर को समझा देंगे और वो मान जाएंगे। मोदी जी बोलते नहीं नहीं मुझे कोई कॉन्क्रीट प्लान चाहिए, ऐसा नहीं। अब ईपीएफओ का अधिकारी उठ के बोलता है मोदी जी मेरे पास एक प्लान है। मोदी जी बोले अच्छा बताओ भाई तुम्हारे पास क्या प्लान है। मोदी जी क्यों ना हम ऐसा करें कि देखो ईपीएस 95 तो बहुत बदनाम हो गई है, अगर मिनिमम पेंशन आप दोगे तभी लोग मानेंगे और मिनिमम पेंशन दोगे तो सारा पैसा चला जाएगा। तो क्यों ना करें हम ऐसा करें कि ईपीएस 95 को खत्म ही कर दें। मोदी जी ने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, ईपीएस 95 को कैसे खत्म कर देंगे। कि खत्म कर सकते हैं सर, एक नई योजना ले आते हैं और उसमें हम बोलेंगे कि ईपीएस 95 कांग्रेस की लाई हुई योजना थी, कांग्रेस तो जनता के खिलाफ रहती है, कांग्रेस ने तो इस तरह की योजनाएं बनाई है जिससे जनता को लूटा जा सके, मजदूर का पैसा खाया जा सके। हम इस रोगी, इस खराब, इस घटिया योजना को रद्द कर रहे हैं और एक नई योजना ला रहे हैं जो नया सुधार ला रहे हैं और इससे लोग खुश हो जाएंगे। तो मोदी जी बोले भाई फिर योजना भी तो लानी पड़ेगी, तो क्या करेंगे। कि सर योजना ले आएंगे लेकिन योजना के अंदर क्या है वो नहीं खोलेंगे। मोदी जी बोले क्या मतलब ये कि भाई योजना ले आएंगे और जब नई योजना आएगी तो लोग इस खुश हो जाएंगे कि ईपीएस 95 मर गई और नई योजना आ रही है, तो अब हमारे को जो हमारी मांगे वो पूरी हो जाएंगी और नई योजना में रखेंगे। और जब तक नई योजना लागू होगी तब तक बिहार का, माफ करिएगा, बंगाल का और असम का इलेक्शन निकल जाएगा और फिर हम आसानी से योजना वही ईपीएस 95 वाली पुरानी योजना में कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल करके नई योजना बना देंगे। मोदी जी कह रहे बात तो तुम्हारी ठीक है, इससे कम से कम कहते ना सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मोदी जी ने फिर सवाल किया, कहीं
लोग उसके बाद और ज्यादा ना भड़क जाएं नई योजना के साथ, क्योंकि वो कहेंगे, पुरानी वाले कहेंगे कि नई योजना में हमारे को सम्मिलित करो, नई योजना के जो लाभ हैं वो हमें दो। तो फिर उसके जो नेता हैं ईपीएफओ के, वो बोले, करे मोदी जी इन दोनों योजनाओं को अलग रखेंगे, हम कह देंगे कि भाई जो बेनिफिट्स हैं वो 2026 वाली योजना में जो एनरोल होंगे उनको मिलेंगे, पुरानी वाली वैसे ही चलती रहेगी। लेकिन ये हम अभी नहीं कहेंगे, इलेक्शन के बाद कहेंगे। इसका मतलब क्या, मोदी जी करे, हाँ ऐसा किया जा सकता है। यानी कि ये जो पुराने पेंशनर हैं 1 करोड़ लोग, इनको तो वैसे ही रखेंगे, नई योजना में नए लोगों को नया लाभ दे देंगे, कुछ करेक्शन कर देंगे। यानी जो पुराने पेंशनर हैं उनको हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा। तभी एक और हाथ उठा मनसुख मांडविया का। मनसुख मांडविया बोले, अरे ये तो बहुत खतरनाक है। मोदी जी बोले, अरे कैसे, सही तो कह रहे हैं ये ईपीएफओ वाले अधिकारी। मनसुख मांडविया बोले, सर 7 करोड़ से ज्यादा कंट्रीब्यूटर हैं जो अभी ईपीएस 95 योजना से जुड़े हुए हैं, उनका क्या होगा? ये जो कैंपेन चला रहे हैं मिनी संसद जैसे चैनल, ये क्या कह रहे हैं, ये उन लोगों को भी शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं इस ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ। तो ये सब लोग तो शामिल हो जाएंगे उनके साथ, क्योंकि नई योजना में नए लोग आएंगे और ये जो पुराने 7 करोड़ हैं, 8 करोड़ लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। मोदी जी बोले, हाँ यार बात तो सही कह रहे हो मनसुख भाई आप, ये तो खतरनाक हो जाएगा, इस तरह से लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो काम हम नहीं कर रहे थे वो काम ये हो जाएगा। तो अधिकारी बोले, सर बाद में इसको देख लेंगे ना, अभी तो चुनाव की बात है, अभी हाल फिलहाल इस पर काम करते हैं। और मोदी जी कह रहे, ठीक है करिए इस पर काम, लेकिन ये पेंशनर और वो जो कंट्रीब्यूटर हैं ये एक ना हो पाए, इसका भी ख्याल रखिए, और नई योजना को थोड़ा और अच्छा करके बनाइए जिससे लोगों को कम तकलीफ हो, क्योंकि हम आगे इसमें 50 करोड़ लोग जोड़ेंगे। और अगर नई योजना में भी ज्यादा बायस्ड होगी, क्योंकि लोग सतर्क हैं, बहुत सारे मजदूर यूनियन भी कर रही हैं, तो हमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन हम पुराने लोगों को जो है ना, इनको नहीं दे सकते हैं, तो ये ख्याल रखिए, और इनको अपने खिलाफ भी नहीं करना चाहते। तो और नेता बोले, सर हम मैनेज कर लेंगे। तो ये कन्वर्सेशन हुई है, लगभग जो मेरा आइडिया है ऐसी कुछ कन्वर्सेशन हुई है। यानी मोदी जी इस समस्या को सुलझाना चाहते थे, लेकिन उनके जो टीम है वो इस पर राजनीति करना चाहती है, और उसे लगता है कि वो कर लेगी ये काम। इसीलिए पेंशनर आपको कहता हूं मैं, अब आपको जागृत होने का टाइम आ गया है, आपको सजग होने का टाइम आ गया है। अब आपको क्या करना है, आपको ये नेता आके बोलेंगे, अभी पेंशनर के नेता बोल सकते हैं या बड़े बड़े नेता बोलेंगे कि भाई नई योजना आ रही है, ईपीएस 95 खत्म हो रही है, अब हमारे दिन बदल जाएंगे, सब लोग उसमें मर्ज हो जाएंगे, पैसा मर्ज हो जाएगा, नई स्कीम में मर्ज हो जाएगा, अब आपको पेंशन बढ़कर मिल जाएगी, क्या पता ऐसे ऐसे वादे किए जाएंगे और चुनाव आपका निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप चूक गए, इस बार इनके झांसे में आ गए, तो आप हमेशा के लिए आपका जो हक है वो खत्म हो जाएगा। फिर आपको यही पुराने पैसे मिलते रहेंगे और फिर इसी के साथ आपको ईश्वर से मिलने जाना पड़ेगा, आपकी बढ़ने का मौका नहीं होगा। नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि ईपीएफ नए लोगों को नई स्कीम मिलेगी, तो कौन किसकी लड़ाई लड़ रहा है? तो आपकी लड़ाई को कमजोर कर दिया जाएगा अगर आप झांसे में आ गए और आप एकजुट हो गए। आप 1 करोड़ के लगभग पेंशनर और 7 करोड़ के लगभग कंट्रीब्यूटर जो ईपीएस 95 से जुड़े हुए हैं, अगर ये एकजुट हो गए तो क्या पता नई योजना के जो लाभ हैं वो आपको भी मिल जाए। तो असली लड़ाई क्या है कि जो नई योजना बने, एक तो वो सही बने, ईपीएस 2006 वो सही बने, और जो नई योजना के लाभ हैं वो पुराने पेंशनर्स को भी मिले। पुराने पेंशनर, ये नहीं कि पुराने वालों को अलग कर दिया, नए लोगों को देंगे, उनको तो फिर सरकार मैनेज कर ले जाएगी। तो ये तभी मिलेगा आपको जब आप राजनीतिक रूप से एक शक्ति बनोगे और अपने वोट की ताकत को पहचानोगे। वरना मोदी जी आए के कहेंगे कि ये मोदी की गारंटी थी कि कांग्रेस के सारे पापों को धो देंगे हम, कांग्रेस की एक खराब योजना थी ईपीएस 95 जिसे हमने खत्म कर दिया, अब नई योजना आई है, इतने लाख करोड़ रुपया मिलेगा लोगों को, इतनी पेंशन मिलेगी, लोगों की जिंदगी बुढ़ापा हम सुरक्षित कर देंगे, ऐसे दावे किए जाएंगे। और ये बंगाल और
आसाम के चुनाव में होगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, क्योंकि इनको ममता को हराना है। ममता बहुत भारी है इन पर, ये हरा नहीं पा रहे हैं उसको। और ये हर इस समय बड़ा क्रिटिकल है कि ये हर आदमी को बैलेंस करके चल रहे हैं। इसीलिए इनको पता है कि अगर पेंशनर्स, आपका वोट बड़ा कीमती है और ये बहुत सतर्क हैं इस बार। ये नहीं चाहते कि कहीं मौके में चौका लगा दे ममता, क्योंकि ये बंगाल को किसी भी कीमत पे जीतना चाहते हैं। ये नया राज्य भी बना सकते हैं। अभी देखिए नीतीश कुमार को केंद्र में ला रहे हैं और बिहार में बीजेपी की सरकार आ रही है। बिहार के जो कुछ जिले हैं और बंगाल के कुछ जिले निकाल कर ये नया राज्य भी बना सकते हैं। उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, सीमांचल नाम होगा उसका। उसके लिए मीटिंग भी की अमित शाह ने। तो ये हर किसी भी तरीके से ये केन प्रकरण, ये बंगाल जीतना चाहते हैं और बंगाल इनकी नाक का सवाल हो गया है। इसलिए चाहे बंगाल में से कुछ हिस्सा काट कर नया राज्य बनाना पड़े, बना सकते हैं। वैसे तो गोरखालैंड की भी मांग हो रही है, लेकिन गोरखालैंड से पहले सीमांचल बनाने की कोशिश हो रही है। सीमांचल से बंगाल में ममता को थोड़ा सा कमजोर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ये बहुत सारे इशू भी चल रहे हैं इसमें। एसआईआर की तो बात मैंने बताई दी आपको, कैसे एसआईआर के जरिए भी जो इन्होंने काफी कुछ करने की कोशिश की है। यानी एसआईआर का तीर इन्होंने चलाया, सीमांचल का तीर ये चलाएंगे आगे। सीमांचल एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनने की बात हो रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। और जो चीजें इनको नुकसान कर सकती हैं, ये तो इनको फायदा करेंगी। सीमांचल बनाएंगे तो इनको फायदा होगा। और अगर अभी एसआईआर से भी इनको फायदा हुआ, लेकिन ये जो नुकसान कर सकती हैं चीजें, जैसे कि ईपीएस 95 योजना है, ये नुकसान कर रही थी, इन्होंने ये खत्म कर दी। ईपीएस 2026 खत्म कर दिया, मतलब नई योजना ले आए हैं और कह रहे हैं कि हम लेबर कोड के जरिए 2026 में लाएंगे और उसे कंप्लायंस करेंगे। तो ये नई योजना ले आएंगे, तो इस माध्यम से ये क्या करेंगे, आपके वोटों को साधने की कोशिश करेंगे। और भैया आपके वोट ममता को भी पड़ सकते हैं, आपके वोट कांग्रेस को भी पड़ सकते हैं। तो ये चाहते हैं कि जो पेंशनर नाराज है वो वोट नाराज ना हो और हम आपको कांग्रेस का खिलाफ कर दें। मैं आपको यहाँ पे कांग्रेस को वोट देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हमारे लिए कांग्रेस ने कुछ अच्छा नहीं कर दिया है, या हमारे लिए ममता ने कुछ अच्छा नहीं कर दिया है, और हमारे लिए मोदी ने भी कुछ अच्छा नहीं कर दिया है। हमें अपना स्टैंड लेना है जो हमने लिया है। लेकिन एक जीत तो आपकी हुई है कि कम से कम ईपीएस सरकार एक कदम पीछे उठी है, लेकिन सरकार राजनीति भी करेगी इस पर। और राजनीति में आप हार ना जाओ, आप फिर से झांसे में ना आओ, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए। मेरा तो यही कहना है, आप सतर्क हो जाओ और ये मांग करो कि बंगाल और असम के इलेक्शन से पहले सारी स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए। आपको क्या मिल रहा है, कि आपको मिनिमम पेंशन मिल रही है, 2026 योजना आ रही है, ठीक है आने दो, लेकिन पुराने वाले जो कंट्रीब्यूटर है उनके साथ क्या होगा, ये सब चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। अगर ये स्पष्ट रहती हैं तो चुनाव के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। और चुनाव में अगर आपने झांसे में आ गए तो फिर ये चुनाव निकाल ले जाएंगे, और फिर कोई इतना बड़ा चुनाव है नहीं जिसमें आपको फिर यूपी का इलेक्शन आएगा 2027 में, 1 साल और निकाल ले जाएंगे। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2029 फिर 2029 की राह देखना, 2027 भी निकाल ले जाएंगे। यूपी तो योगी निकाल लेगा, क्योंकि योगी का जिस तरह का अपना है ना, तो वो यूपी में दूसरा तरह से है, तो यूपी में निकाल लेगा। लेकिन बंगाल में बहुत सारे पेंशनर्स हैं, बंगाल बड़ा मुश्किल हो जाएगा मोदी के लिए। बंगाल में इनकी ताकत कम है। असम में भी इनके खिलाफ बहुत सारी निगेटिविटी है, वहां पे बहुत अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, वो ट्राइबल का मुद्दा हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा हो। तो ये फंसे हुए हैं 2 राज्य, और ये नाक का सवाल भी है इनका, इन्हें जीतना जरूरी है। इसलिए पेंशनर आपको साधने की कोशिश होगी, लेकिन आपको मैं इतना ही कहूंगा कि आपकी ताकत के आगे सरकार एक कदम पीछे गई है। सरकार ने ईपीएस 95 का स्वाहा कर दिया, मर गई ईपीएस 95। लेकिन जो नया बच्चा आ रहा है या जो नई योजना आ रही है, उसमें आपका अधिकार कितना सुनिश्चित है, ये स्थिति अस्पष्ट है। ये स्थिति अभी क्लियर नहीं है। और मेरी आपसे उम्मीद है, मैं तो कहता हूं मोदी जी को जिता दो आप। अगर मोदी जी ये काम कर दें तो सब मोदी जी को वोट कर देना।
बंगाल में जिता देना, असम में भी मोदी जी को जिता देना, अगर मोदी जी ये इलेक्शन से पहले कर दें। और मोदी जी करना भी चाहते होंगे मुझे लगता है, जिस तरह का मेरे को सूचना मिल रही है, लेकिन ये चेले चपाटे ये नहीं करने दे रहे, ये उनको समझा रहे हैं, क्योंकि ये भी तो, इनको भी तो अपनी वो बनानी है। मणिपुर में मोदी जी ने हमारी बात मान ली, हो गई ना शांति, सभी समुदायों का मिलकर नेता दे दिए, बीच का रास्ता निकाल लिया। लेकिन यहाँ पेंशनर के साथ राजनीति करेंगे मोदी जी, तो मोदी जी आपके लिए ही खतरा है। मैं तो मोदी जी से भी अपील करूंगा, मोदी जी की टीम देखती है मेरा वीडियो, जहां तक मुझे खबर मिली है, और बहुत सारे लोग कहते हैं, मुझे आकर कहते हैं कि यार आपका वीडियो ऊपर तक देखा जाता है। तो मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पेंशनर के साथ प्लीज खेल मत करिए, आपकी टीम को समझाइए, और पेंशनर को हम अपील करेंगे आपको वोट देने की। अगर आपने बंगाल और आसाम के इलेक्शन से पहले पेंशनर को हक दे दिया, तो मैं यहाँ पर आकर कह रहा हूँ कि मैं मोदी जी आपको जिताने की अपील करूंगा, और मैं करूंगा, बहुत सारे पेंशनर करेंगे, और हमें आपसे कोई दुर्भावना नहीं है। लेकिन जो आपकी टीम है, जो नीचे की टीम है, जो आपको कह रही है कि आपको पेंशनर और जनता के साथ राजनीति करके हमें बेवकूफ बना देगी, तो मोदी जी हम झांसे में नहीं आएंगे। लगातार आपकी टीम हमें झांसा देती रही है, हमारे नेताओं को झांसा देती रही है, हमारे पेंशनर के बड़े बड़े नेताओं को झांसा देती रही है, और उनको बार बार मना लेती है, उनको बार बार लेटर दे देती है, लेकिन हम झांसे में नहीं आएंगे। और बंगाल में अगर आपने नहीं दिया हमको, सीधा सीधा मैं बोल रहा हूं, अगर हमको हमारा हक बंगाल और असम चुनाव से पहले नहीं दिया पेंशनर्स को, तो हम बंगाल में खेला करेंगे, और इस बार बंगाल में खेला होगा, इस बार आसाम में खेला होगा। और फिर जो आपकी नाक हमेशा ऊपर हो रही है वो शायद कट भी सकती है, और मैं नहीं चाहता आपकी नाक कटे, क्योंकि देश के लिए आप अच्छा ही कर रहे हो, डिफेंस के लिए आप अच्छा कर रहे हो। मैं खुद कायल हूं कि डिफेंस में आप अच्छा काम कर रहे हो, हमारे देश के लिए, रक्षा के लिए अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन पेंशनर के लिए अच्छा काम करोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि पेंशनर का हक और अधिकार। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर ये EPS 95 को मारा है, इस पे एक कदम पीछे लिया है, तो जो नई योजना है उसके जरिए इन पुराने पेंशनर्स को, इन कंट्रीब्यूटर्स को भी जीवन दान दो, और इनको ऐसा ना हो कि इनको साइड लगा दो। अगर इनको साइड लगाओगे तो मोदी जी आपको साइड हम लगा देंगे। ये चेतावनी नहीं है, ये सत्य है कि अगर आपने इनको साइड लगाने की कोशिश किया, या आपके चमचों ने इनको साइड लगाने की कोशिश की, तो मोदी जी, मैं कह रहा हूं, आसाम और बंगाल के चुनाव में हम आपको साइड लगा देंगे। ये चेतावनी है, और इसको हल्के में मत लीजिए, आप हल्के में लेते भी नहीं हो, और हम आपके विरोधी नहीं है। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पेंशनर्स को उनका हक और अधिकार दे दो। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं पेंशनर आपसे कहूंगा, इसमें कमेंट करके बताइए इसमें और क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, क्यों ये नई योजना लाए हैं, क्या पुरानी योजना में क्या होगा, क्या ये फिर से राजनीति करेंगे, आपका दिमाग क्या कहता है, और क्या हमें फिर से झांसे में आ जाना चाहिए, या हमें सतर्क हो जाना चाहिए। अगर आप सतर्क हैं तो आप जरूर लिखना कमेंट में कि हम सतर्क हैं, और आप ये भी लिख सकते हो कमेंट में कि हमें बंगाल और आसाम चुनाव से पहले अपनी मिनिमम पेंशन या अपनी क्लियरेंस चाहिए पेंशन के अंदर, जो भी कर रहे हो आप, उसके बाद करोगे तो हम नोटा के साथ तैयार हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।